हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एयरफोर्स अग्निवीर के लिए रागा का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि रागा हमारा किस में आता है, तो रागा आता है अपना बाई ग्रुप में। यहाँ पे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पे कि सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पे आ जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, तो सारे के सारे पीडीएफ वगैरह और अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो रोज़ की तरह सबसे पहले हमारा रहने वाला है यहाँ पे जीके का सेक्शन। जीके करते हैं यहाँ पे हमारी। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रागा के बारे में कि रागा में हमारे रहते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके जीके से आते हैं। बिल्कुल 100% मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। और 7 से 8 ही क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? मैथ से। ठीक है, कभी कभार 7 आ जाते हैं, कभी कभार 8 आ जाते हैं। और उसके बाद जो बाकी के 14 से 15 क्वेश्चन बचते हैं, तो जो 14 से 15 क्वेश्चंस बचते हैं वो आपके डायरेक्ट रीजनिंग से आते हैं। और रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और नॉन वर्बल जो पार्ट रहता है, उससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे सारे के सारे देखने वाले हैं, और नॉन वर्बल भी काफ़ी अच्छे लेवल का रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। वीडियो जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए पहले, तो उसमें खुद से आंसर लगाने की कोशिश करिए। फिर उसका आंसर जब देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तब प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग देखते जाओ तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है उसका। और मैं जिस प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो वो सारे के सारे आपको घर पर प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। यहाँ से हमसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा सदस्य बनने की। तो सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो है इसका आंसर 25 साल। 25 साल है जो लोकसभा की जो पद संभालने की न्यूनतम आयु है, 25 साल। जैसे आप लोग लोकसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इससे। जैसे हमारा राज्यसभा हो गया कि राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है राज्यसभा सदस्य बनने की। उसके बाद एक प्रधानमंत्री हो गया, तो इसकी भी पूछ ली जाती है। तो प्रधानमंत्री कितनी है? देखिए, प्रधानमंत्री होता है अपना लोकसभा का सदस्य, और इसकी लोकसभा कितनी होती है? तो 25। तो 25 ही अपनी किसकी हो जाएगी? प्रधानमंत्री की। उसके बाद देखिए, राज्यसभा की। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु होती है, मिनिमम एज होती है, वो होती है 30 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति 30 ईयर्स का है तो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जिससे मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कि फ्रेंच ओपन 2021 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, फ्रेंच ओपन जो 2021 था, उसमें जो पुरुष एकल था यानी कि मेंस सिंगल्स, तो मेंस सिंगल्स में किसने जीता था? तो मेंस सिंगल्स में जीता था नोवाक जोकोविच में। अब देखिए, ये तो हो गई इसके 1 साल पूरी। अब ये पूछा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो फ्रेंच ओपन 2022 भी हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 भी हो चुका है। टोटल 4 ओपन होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है यूएस ओपन, और एक होता है विंबलडन ओपन। तो 4 ओपन होते हैं ये। इनमें से हमारे अभी 2 हो चुके हैं वर्ष 2022 में। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। अब देखिए, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का जो खिताब है 2022 में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी कि मेंस सिंगल्स का। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसे हराकर जीता है, तो ये जीता है इन्होंने डेनियल मेडवेडेव को। डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, मेडवेडेव। तो इनको हराकर इन्होंने जीता है। ये राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि यह खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। ठीक है। तो इसके तो हो गए विनर कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। उसके बाद अगर महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में किसने जीता है? तो महिला में जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी। ठीक है, एशले बार्टी ने जीता है। तो इनको भी याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ठीक है।
तो ये हो गई ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात। अब हम करेंगे बात फ्रेंच ओपन की। तो दोनों हो चुके हैं, फ्रेंच ओपन भी हो चुका है और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है। तो इनमें से एक क्वेश्चन 101% बनेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, देख लेना आप लोग चाहे। तो जो फ्रेंच ओपन है 2022 का, उसमें मेंस सिंगल्स में किसने जीता है, पुरुष एकल में किसने जीता है, तो पुरुष एकल में फिर से यहाँ पे राफेल नडाल हो जाएगा। तो राफेल नडाल इसका आंसर है, राफेल नडाल। ठीक है, पुरुष एकल में राफेल नडाल में जीता है। और जो महिला एकल है, महिला एकल में कौन ने जीता है, तो वोमेन सिंगल्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि वोमेन है ना, तो वोमेन सिंगल्स में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए अगर मैं यहीं पर बता दूंगा आपको, तो आप लोग कुछ भी मेहनत नहीं करोगे, और जो है आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम फाइट करोगे। तो आपका ये ड्यूटी है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको, उसका आंसर बताना कि 2022 में फ्रेंच ओपन किसने जीता है महिला एकल में। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बताएं। तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो WC बनर्जी हो गए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और देखिए कांग्रेस की स्थापना भी कई बार पूछ ली जाती, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर एनी बेसेंट की बात करें, तो एनी बेसेंट अपनी कौन थी, तो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कौन थी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो गई। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ऑप्शन। तो इसका आंसर तो हो गया जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। उसके बाद जो कांग्रेस की अगर पहली महिला आपसे पूछ ली जाए, तो कांग्रेस की पहली महिला थी एनी बेसेंट। और उसके बाद अगर कांग्रेस की स्थापना पूछ ली जाए, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तीनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद रखें, एग्जाम में चांसेस हैं बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो आपसे उपनाम भी पूछ लिया जाता है कि शहर का उपनाम क्या है, या फिर किस देश को किस नाम से जाना जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे पूछा गया कि किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि अगर हिंदी में आप लोग जानना चाहो कि इसे मध्य रात्रि का सूर्य, मिडनाइट सन यानी कि मध्यरात्रि, और का मध्यरात्रि की भूमि किसे कहा जाता है। तो मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये है इसका आंसर नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि की भूमि। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना नॉर्वे। ठीक है, अब देखिए जापान का भी एक नाम है। तो जापान को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। इसका भी याद रखें, जापान का नाम है सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश। ठीक है, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को। अब देखिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हाथियों की भूमि किसे कहते हैं। हाथियों की भूमि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस अनुवादक का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके पास कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या फिर असेंबलर, या फिर लिंकर। तो देखिए कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कंप्यूटर का ये क्वेश्चन, जो असेंबली भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो असेंबलर का उपयोग करते हैं। सीधी चीज़ है इसमें। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वगैरह होते हैं जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। देखिए एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS, HTTPS, और एक होता है HTML, और एक होता है ALU, एक होता है CPU। तो सारे फुल फॉर्म आप लोग जो है याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। इसमें बोल रहे हैं कि परमाणु रिएक्टरों में पदार्थ और शीतलक दोनों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें पदार्थ और शीतलक के रूप में, यानी कि उसको ठंडा करने के रूप में, दोनों रूप में किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, सादा पानी का, या फिर भारी पानी का, या फिर तरल अमोनिया, या फिर तरल हाइड्रोजन। तो सीधा सीधा इसका आंसर होने वाला है भारी पानी का। भारी पानी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस, अब इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, भारी पानी का उपयोग किया जाता है तो किया ही जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। देखिए मौर्य साम्राज्य, आपका जो हिस्ट्री है वहाँ से आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। एक तो मौर्य साम्राज्य हो गया अपना, एक हो गया बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में कौन जाने जाते थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। जो मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में कौन जाने जाते थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके पास फिर से कि विष्णुगुप्ता और उपागुप्ता या फिर कात्यायन या फिर क्या हो गया कात्यायन या फिर मौदल्यान। तो यहाँ पे देखिए विष्णुगुप्ता की बात करें सबसे पहले तो विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चाणक्य को। और चाणक्य इनके काल में कहाँ से आ गए, मौर्य सम्राट अशोक के काल में। चाणक्य तो यहाँ पे चंद्रगुप्त के काल में थे, चंद्रगुप्त के काल में, ठीक है। चंद्रगुप्त के काल में कौन थे, चंद्रगुप्त के काल में थे अपने चाणक्य। तो और उनके गुरु थे, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। तो इसका जो आंसर क्या होने वाला है, मौर्य सम्राट जो अशोक हैं उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो उपागुप्ता थे। तो उपागुप्ता थे इनके आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रभावित किया था। अब देखिए कात्यायन एक नाम आ जाता है, तो कात्यायन बौद्ध के शिष्य थे, जो अपने महात्मा बुद्ध थे उनके शिष्य थे कात्यायन। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद रखें इसको। चलिए तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे जीके के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना मैथ और रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग अपने मैथ के सेक्शन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ के सेक्शन में आपके रहते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी रहते हैं, अच्छे लेवल के रहते हैं क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दिया गया है अनुपात और समानुपात चैप्टर से। तो अनुपात और समानुपात चैप्टर भी आपका एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है खुद से। फिर उसके बाद आप लोग इसका आंसर जो है देखें, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब बोल रहे हैं यदि 3540 रुपये को 2:6:7 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा भाग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमसे अनुपात दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, एक को मान लेते हैं हम 2x, एक को मान लेंगे 6x और एक को मान लेंगे 7x। तो तीनों को x मान लिया। उसके बाद बोल रहे हैं इनका टोटल कितना है 3540। तो तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 7 और 8, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 2 15, यानी कि 15x टोटल है हमारे पास। और टोटल यहाँ पे हमें दिया गया है कितना है 3540। तो 3540 का जब बराबर में कर देंगे तो 15 का इधर भाग लग जाएगा। तो भाग लगा के कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 6 90। तो मतलब 236 आ गया x का मान। तो x का मान जैसे ही 236 आया और हमसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा भाग क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ा भाग कितना है, 7 है ना। तो 7x था हमारा, 7x की जगह पे 7 का मान x का मान रख देंगे। तो x का मान कितना है, तो x का मान है हमारे पास 236, ठीक है। अब 236 का इसमें जैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42, हासिल लगी 4, 7 3 21 और 4 कितने हो जाएंगे 21, 4 25। अब देखिए हमें ये लास्ट की 2 डिजिट दिख गया, हमें अब देखना है कि किस में दिख रहा है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब हमें ये और आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया, यानी कि 1652, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। चलिए कि आपको अब देखेंगे यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन से आपसे दिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और कड़ कितना है इसका 17 सेंटीमीटर। देखो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है ये वाला। समकोण का मतलब यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हो गया ये वाला। अब आधार क्या होता है, यानी कि बेस इसका कितना है 8 है, बेस 8 है इसका। और उसके बाद कर्ण कितना है यहाँ पे 17 है, तो कर्ण हो गया 17। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार, यानी कि बेस गुणा जो अपना परपेंडिकुलर होता है लंब। तो इसकी ऊंचाई इसको मान ले रहा है अभी l, तो l, तो ठीक है ये फॉर्मूला होता है। तो मतलब हमें l निकालना पड़ेगा, यानी कि जो अपना लंब है इसको निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर को, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में तो इसमें जब ये वाली चीज़ निकाली जाएगी तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा कितना 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है कितना होता है 17 का स्क्वायर
तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसमें से हम करेंगे -64। तो जब इसमें से -64 करेंगे तो कितना जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 5 और 5 और 2 यानी कि 225 बचेगा, 225 सॉरी 225 जैसे बचा हमारे पास 225। अब अंडर रूट में 225 है तो अंडर रूट 225 का मान कितना होता है यानी कि 15। मतलब जो हमारा अब लेंथ यानी कि हाइट पर जो अपना परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 15। अब हमें क्या निकालना है, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है 1/2 और जो आधार है अपना आधार कितना है 8 गुणा आधार गुणा लंब। लंब क्या है, लंब अपना है 15। तो बस इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 कट जाएगा और कितना हो जाएगा 15 चौके 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ से। देखिए मैंने जो चैप्टर लिए हुए हैं वो ही चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है चैप्टर को, सारे के सारे चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का अनुपात है 4:5, उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक 700 दिया गया है, तो उनका महत्तम समावर्तक यानी कि जो संख्या है उनका HC याद कीजिए। तो सबसे पहले तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है। जैसे हमारे पास दो संख्या है, मान लो 4x है एक और एक है 5x, तो इसका एलसीएम कितना होगा 20x होगा। इसका एलसीएम क्या नहीं होगा, तो 20x का मान हमें दिया गया है 700। ठीक है, 20x का मान हमें 700 दिया गया। अभी जब इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 35। जैसे ही x का मान आया हमसे पूछा क्या जा रहा है HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। तो देखिए इसमें और इसमें दो संख्याएं हमारी, हम जैसे संख्याएं भी निकाल सकते हैं लेकिन हम क्यों निकालें, हमें इसमें संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे इसमें और इसमें हम HCF कैसे निकालेंगे, HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है x और x का मान हमारे पास आया था अभी 35, तो हमारा HCF होगा 35 जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक विक्रेता ने एक कैमरा विक्रय मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा है। यदि क्रय मूल्य इसका 28,800 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें एक अच्छा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश की गई है लेकिन हम इसमें घूमेंगे नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि एक विक्रेता ने कैमरा विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा है। क्रय मूल्य नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बोला जा रहा है, यानी कि 20% का लाभ हुआ है किस पे हुआ है, जो अपना विक्रय मूल्य यानी कि एसपी था। मतलब एसपी अपना अभी 100 है, एसपी कितना था 100 है। ठीक है, और लाभ कितना हुआ है, कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 20 का। तो एसपी 100 है और 20 का लाभ हुआ है, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालें, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, तो क्रय मूल्य आएगा 100 - 20, तो कितना आ गया 80। 80% आ गया, 80x 80% मान लो इसको 80%। ठीक है, 80% बराबर कितना आ जाएगा, 80% हमें क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ पर 28,800। ठीक है, 28,800 जैसे ही हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ से एक जीरो ये वाला चला जाएगा और अब जब इसको डिवाइड करें तो 8 × 24, 8 × 48, 0 0। तो हमारा जो इसका जो अब क्या आने वाला है, इसका आने वाला है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पे आ जाएगा अब देखिए 36,000। तो 36,000 इसका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सेकंड वाला देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। देखेंगे अब हम यहाँ पे, देखिए कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट कितने का मान यहाँ पे दिया गया 35 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पे ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो a इंटू बी, यानी कि देखिए कॉट जैसे आपका 25 है उसमें जैसे कितना जोड़ें कि हो जाए हमारा 90, तो कॉट ये हमारा कितना हो जाएगा 65। तो कॉट 25 और कॉट 65 वाला हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि कॉट 90। तो इसका मान हो जाएगा 1। तो मतलब इन दोनों को यहाँ पे पहले तो कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे 1 होने वाला है। ठीक है, इसका मान 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो ये है कॉट 35 डिग्री, कॉट 35 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री,
तो 55 डिग्री और 35 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका भी मान जो है ना 1 हो जाता है, 1। ठीक है, इसका भी मान 1 हो जाता है। तो 1 जैसे इसका मान हो गया, ठीक है, 1 इसका मान हो गया। तो अब हमारे पास केवल कॉट 45 बचा है। तो कॉट 45 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 का मान होता है 1, होता है कि नहीं होता है। तो कॉट 45 का मान 1 हो गया, इनटू ये वाला हमारा भी 1 था और ये वाला भी 1 था। तो मतलब हमारे पास जो टोटल आंसर निकल के आएगा वो कितना कितना निकल के आएगा, 1। हमारा किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो वाला राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.000841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है 0.000841। तो सबसे पहले 841 का आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। 841 का स्क्वायर रूट होता है 29, जो कि हमें सारे के सारे ऑप्शंस में दिख रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम इनकी अंकों को गिनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, जैसे जो पॉइंट है अपना, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, 6 अंक हैं। तो हमारे जो पॉइंट ख़त्म हो, मतलब जो स्क्वायर ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म होगा, तो हमारे जो पॉइंट के बाद कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, उसके आधे रह जाएंगे। तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो ये वाला सिचुएशन बनने वाली है 0.029। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वाला डी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में प्रायिकता चैप्टर से दिया गया है। प्रायिकता चैप्टर भी आपका एक क्वेश्चन बना ले जाता है, कभी कभार ही आता है आपका एग्जाम में। लेकिन क्या है, जो आपके लाभ और हानि हो गया, अनुपात समानुपात हो गया और एलसीएम एचसीएफ हो गया, इन चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ट्रेन वाला चैप्टर है, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले प्रायिकता से ये क्वेश्चन आया है, तो हम प्रायिकता को भी देखेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक बैग में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि एक गेंद को बैग से निकाला जाता है, क्या संभावना निकलेगी कि निकाली गई गेंद काली है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल संभावना निकालनी पड़ेगी कि हमारे पास टोटल कितनी है। तो टोटल जो हमारे पास निकाल सकते हैं, तो टोटल 6 + 5 यानी कि 11 हैं। तो नंबर ऑफ ये अपनी कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ ये अपनी जो टोटल हैं, टोटल अपने पास 11 आ जाएंगी। ठीक है, मतलब जो टोटल हमारी संभावना है 11 है, तो हमारे 11 जो है बटे में आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अपना जो 5 काली गेंदें हैं, तो 5 काली गेंदों में से एक गेंद निकाली जाती है। तो 5 में से ही तो निकालेंगे, तो ये सिचुएशन बनेगी यहाँ पे 5/11। 5 में से एक निकाली तो 5/11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो हमारा हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना जो अपनी चाल दूरी समय वाला चैप्टर है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ से मेनली क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो आपके ट्रेन की स्पीड वगैरह होती है, ट्रेन की दूरी वगैरह, यहाँ से उस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 1800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 1800 मीटर एक लंबी सड़क है, 15 मिनट गुजरने वाला एक व्यक्ति किस गति से चलता है किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब 15 मिनट में व्यक्ति पार कर दे रहा है सड़क को 1800 मीटर की को। तो इसकी स्पीड हमें निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर होता है अपना दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास 1800 मीटर है अभी, और हमारे पास 15 मिनट में दिया गया है। तो 1800 मीटर है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1.8 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1.8 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे, इस जो अपनी डिस्टेंस है 1.8 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट को जब घंटा बनाते हैं तो 60 का उसमें देते हैं भाग। तो 60 का जैसे भाग देंगे तो ये अपना 60 चला जाएगा ऊपर। तो 1.8 × 60/15 और कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 18 चौके 72, यानी कि 7.2। मतलब जो व्यक्ति है 1800 मीटर की जो लंबी सड़क है 15 मिनट में गुजर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, सही आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अपना यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी है अब आपकी रीजनिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि रीजनिंग के रहते हैं आपके 14 से 15 क्वेश्चंस, तो इसमें हम देखेंगे सारे के सारे। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी एक बैठने की व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल 101%। और आपका ब्लड रिलेशन हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है 101%। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नॉन वर्बल हो गया, और घड़ी वाला चैप्टर हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है पहले तो
इसमें बैठने की व्यवस्था के आधार पर। तो जब हम इसमें देखें कि एक छात्रों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें स्थान पर है और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या बताएं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, इनको दोनों को ऐड कर दो तो 7 और 11 कितने हो जाएंगे 18। 18 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमने इसको घटाया क्यों 1 को और जोड़ा क्यों। देखिए यहाँ पर जब इसको जाल इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7वां स्थान है इसका, और इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ से स्थान है इसका 11वां। ठीक है, इस तरफ से स्थान है इसका 11वां। उसके बाद देखेंगे हम कि 11 देखिए यहाँ पर भी है, हो सकता है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 11वां स्थान है यहाँ पर। ठीक है, जब आपने राइट हैंड से देखा तो हमसे पूछा जा रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो छात्रों की संख्या जैसे यहाँ पे 7 हैं, इसके पहले कितने रहे होंगे, इसके पहले रहे होंगे 6, और जो यहाँ पे टोटल 11 हैं तो 11 आप लोग इसको ऐड कर सकते हो तो 17 ही आंसर आएगा। तो एक इस प्रकार से हो सकता है, और एक यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पर हैं और 11 यहाँ पर हैं। तो हमने जो इसका स्थान डबल बार ले लिया है, मतलब जैसे 7वें स्थान पर यहाँ पर बैठा है और ये 11वें स्थान पर यहाँ पर बैठा है, तो दोनों का स्थान डबल बार नहीं लेना है, किसी एक का लेना है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग 7 लेते हो तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 11 लेते हो तो यहाँ पर आपको 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें बोला जा रहा है कि क्रिएटिव शब्द से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उतने होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, बस गिनती के टाइप का गिनते हुए चलिए और बस करते जाइए अपना आंसर। तो इसमें देखेंगे क्रिएटिव को बना करके, तो CREATIVE, तो क्रिएटिव को जब हम बनाया हमने तो इसमें क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी के हिसाब से चलना पड़ता है। सी के बाद क्या आएगा डी, और डी के बाद ई, तो मतलब ये एक हमारा जोड़ा बन गया बिल्कुल सही। उसके बाद हम फिर से गिनेंगे EFGHIJ, मतलब अब कोई नहीं बना। फिर उसके बाद आर से स्टार्ट करेंगे तो RSTUVWX, मतलब ये भी नहीं बना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ई से तो EFGHIJ, एक भी नहीं बना। ए और ए से स्टार्ट करेंगे ABCDE, तो ए और ई वाला बन गया फिर से एक। मतलब अब इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। जैसे ए और ई के बीच में कितने होते हैं अपने, होते हैं ए और ई के बीच में 3 होते हैं, तो यहाँ पर भी 3 लिखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है। तो अब हम देखेंगे टी के बाद यू भी, तो यू भी एक ये हो गया। तो मतलब हमारे जो जोड़े हैं, अब हमें देखिए रिवर्स में भी गिनना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे गिन के चेक कर लिया कि रिवर्स में नहीं हो रहा है। तो हमारे जो 3 जोड़े हैं 3 बनेंगे यहाँ पर टोटल जोड़े। तो यहाँ पर देखिए सी और ई एक हो गया हमारा, उसके बाद ए और ई हो गया, और उसके बाद टी और बी हो गया। तो 3 इस प्रकार से बनेंगे। आप लोग इसको रिवर्स में भी चेक कर सकते हो, लेकिन रिवर्स में बनेंगे नहीं, मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में करना है चेक, आपको एग्जाम में चेक करना है कि रिवर्स में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आप लोग एक साइड से ही चेक करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में दोनों तरफ से जोड़े बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें मिरर इमेज बतानी है इस आकृति में। मिरर इमेज यहाँ पर देखिए, मिरर अब इस बार लेफ्ट साइड में रखा है। आपने अधिकतर जो अब क्वेश्चंस देखे होंगे इसमें मिरर यहाँ पे राइट साइड में रखा रहता है, लेकिन इसमें रखा हुआ है लेफ्ट साइड में। लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो बस अपना आंसर जो है करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो है मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिरर है, जैसे मिरर में मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट की चीज़ हो जाती है राइट और राइट की चीज़ हो जाती है लेफ़्ट, लेकिन ऊपर की चीज़ नीचे नहीं होती है, ना नीचे की चीज़ ऊपर होती है। ठीक है, जैसे मतलब आप लोगों का जैसे क्या कहूँ मैं, किस ऑप्शन से दूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग इस प्रकार से एल बनाते हो, तो जब आप उस मिरर में देखोगे उसको तो इस प्रकार से एल बनेगा। जैसे आप लोग इसमें इस प्रकार से तीर लगाते हो तो ये राइट की साइड जा रहा है तीर, तो यहाँ पर इस तरह से तीर हो जाएगा लेफ़्ट की साइड में, जब आप लोग इसके बीच में यहाँ पे मिरर लगा दोगे। ठीक है, उस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इस चित्र में दिख रहा है मिरर इमेज में, इसमें क्या दिख रहा है, इस प्रकार से एक आकृति हमें दिख रही है पूरी, और ये सही बिल्कुल आकृति देखिए इस प्रकार की एक आकृति है। तो इस प्रकार की आकृति दिख रही है, तो ये लेफ़्ट में है, ये होनी चाहिए अब राइट में। जो हमारी आंसर आकृति है उसमें राइट में होनी चाहिए।
तो राइट में देखेंगे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही चला गया, क्योंकि राइट में तो है नहीं है यहाँ पे, राइट में तो बिल्कुल इन्होंने ये वाली ही छाप दी है, तो ये तो हो गया गलत फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड वाला भी गलत हो गया, उसके बाद थर्ड वाला भी चला गया। तो हमारे जो बचा है ऑप्शन वो ओनली डी बचा है, ओनली डी जो बचा है वही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे ऑप्शन कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर भी डी है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी भी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं हमसे कि नीचे एक पाँचे हैं, नीचे एक पाँच है जिसकी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 होती हैं, जो कि सारे 5 से ऊपर होती हैं, यानी कि डाइस जो होता है उस पर। यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पहले पाँचे के फलक के नीचे की संख्या क्या है। मतलब जो आपका पहला पासा है इसका जो नीचे के फलक है उसकी संख्या बतानी है। मतलब जो 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है उसकी संख्या बतानी है। तो बस देखिए, हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं कि जो अपना अपोजिट निकालने का होता है, तो अपोजिट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ता है इसमें कॉमन, किन्हीं 2 500 को आप लोग उठा के देख सकते हो। तो हमें जब जैसे हमने देखा कि हमें कॉमन देखना है केवल एक, तो हमने उठा के देखा जो अपना सेकंड पासा है और अपना थर्ड पासा। तो हमने जैसे ही अपना सेकंड और थर्ड वाला जो पासा है उसको उठा के देखा, उसमें कॉमन मिल गया हमें 1, तो हम 1 को लिख लेंगे ऊपर और नीचे 2 बार। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, लेकिन दोनों में जिस दिशा में चल रहे हैं समान दिशा में चलेंगे। तो जैसे हम चलते हैं क्लॉकवाइज दिशा में, तो 1 के बाद यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, फिर उसके बाद यहाँ पर है 2, फिर उसके बाद एक सेकंड जो 5 है उसके बाद देखेंगे 1 के बाद यहाँ पे 6 है, फिर उसके बाद है यहाँ पर 5। अब जो संख्याएँ आई हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब जो 2 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 4 है, तो बचा कौन सा, 3 बचा है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि पहले पाँचे के नीचे के फलक की संख्या क्या होगी। तो पहले पाँचे के ऊपर के फलक की संख्या क्या है, 2 है ना, तो 2 का अपोजिट हमने देख लिया था कि 5 था अभी, तो 2 का अपोजिट हो गया 5, मतलब अब नीचे की संख्या आएगी तो अपोजिट ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका राइट आंसर है, यानी कि 5, 2 का अपोजिट हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है कोडिंग और डिकोडिंग से। तो कोडिंग और डिकोडिंग से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग मान के चलें। तो देखिए यहाँ पर जो निश्चित कूट भाषा में बोल रहे हैं कि बैट को 40, HAT बराबर 160 और CAT बराबर हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो सबसे पहले BAT को लिखेंगे हम, BAT को 40 लिखा है। अब देखिए B का नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 1 और इसका नंबर होता है 20। तो मतलब इन दोनों, अगर इन तीनों का गुणा कर दिया जाए आपस में, तो ये संख्या आ जा रही है 40। देखिए आप लोग देख सकते हो 20 दूनी 40 एकम 40। ठीक है, उस प्रकार से H आता है 8 पे और 1 पे आता है A और 20 पे आता है ये, तो 20 अट्ठे होता है 160। तो मतलब ये भी लिख दिया है इन्होंने। तो हमें CAT का निकालना है, तो CAT यानी कि 3 गुणा 1 गुणा 20। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, तो 20 थी 60, तो 60 आंसर हो जाएगा इसका। 60 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ब्लड और रिलेशन चैप्टर से। तो ब्लड और रिलेशन चैप्टर भी आपका एक क्वेश्चन बनाता है, 101%, आप लोग कंफर्म कर लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि अमृता ने विशाल का परिचय देते हुए कहा, कोई अमृता हैं और उन्होंने बताया विशाल का परिचय देते हुए कि वह मेरे पिता के पिता का, यानी कि जो अमृता हैं, अमृता के फादर, अमृता के पिता, तो ऊपर वाली स्टेप में आएंगे, यानी कि जो पीढ़ी है, यानी कि जो अपन फैमिली ट्री बनाते हैं तो उसमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे आपके दादाजी सबसे ऊपर, आपके पिताजी उनसे नीचे और आप लोग सबसे नीचे। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। अब बोला क्या जा रहा है कि वह मेरे पिता के पिता, यानी कि उसके दादाजी की छोटी पोती, यानी कि जो इनके लड़के की छोटी बेटी कोई होगी, इनके लड़के की छोटी बेटी, यानी कि अमृता की बहन का पति है। तो अमृता की बहन का पति कौन, विशाल है अमृता की बहन का पति। अब हमसे बोला जा रहा है कि यदि वह परिवार की सबसे छोटी नहीं है, तो अमृता परिवार की जैसे सबसे छोटी नहीं है, तो मतलब उससे छोटी भी है ना कोई, तो छोटी बहन हो गई। और क्या कह रहे हैं, अमृता विशाल से किस प्रकार से संबंधित है। तो अमृता जो है ना विशाल से किस प्रकार संबंधित होगी, तो अमृता इनकी हो जाएगी जो क्या कैसे कहते हैं उसको, साली कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है।
तो देखिए हमें मदर इन लॉ तो ये तो हो गया गलत, और पुत्री ये भी गलत हो गया, और बहन ये भी गलत हो गया। तो जो सिस्टर इन लॉ है, ऑप्शन नंबर जो अपना थर्ड वाला है वो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, साली को बोल सकते हो आप लोग सिस्टर इन लॉ। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग मान के चलें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कर रहे हैं 3, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 63, और अगली स्टेप हमसे पूछी जा रही है कि क्या होगा। तो हम देखेंगे इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले लॉजिक देखने के लिए डिफरेंस मेथड बहुत अच्छा मेथड रहता है। डिफरेंस ले लो इसका और हो गया काम हमारा। तो हमने इनका डिफरेंस लिया जैसे, तो डिफरेंस पहले और दूसरे में आएगा 4 का, दूसरे और तीसरे में आएगा 8 का, और तीसरे और चौथे में आएगा 16 का। अब हमें दिख गया है कि जो हमारा दुगना होता जा रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इनके बीच 32 आना चाहिए। तो इनके बीच आएगा 32 का, आप लोग चेक कर सकते हो। 63 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, मतलब 32 आएगा। तो अगले स्टेप में आएगा 64 का डिफरेंस, मतलब अब 63 में हमें 64 ऐड करना पड़ेगा। तो 63 प्लस 64, तो 7 यहाँ पर, और एक ये कितना आ गया 127। अब देखिए 127 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ये आपको सरल करना है, और इसमें आपको सारे के सारे चिन्ह आपको चेंज करने हैं। तो चिन्ह सारे के सारे चेंज करवा दिए आपके, तो इसमें क्वेश्चन जो मार्क है जो उसके स्थान पे हमें बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ अच्छे से, और अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 8 के बाद डिवाइड है, तो 8 के बाद डिवाइड है, और डिवाइड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड को माइनस से मतलब माइनस से चेंज कर रहे हैं। तो डिवाइड हो गया माइनस, उसके बाद माइनस को किससे बदल रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर हमें दिख रहा है कि माइनस किससे बदला जा रहा है। तो माइनस को यहाँ पर देखेंगे कि माइनस कहाँ पर है, तो माइनस को यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो माइनस को गुणा से यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। मतलब जो अपना गुणा को माइनस है, गुणा को माइनस से कर रहे हैं और माइनस को गुणा से कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस को जैसे गुणा से किया तो यहाँ पे 8 था अपना, और जो अपना डिवाइड था, डिवाइड को अपने किया माइनस से, और 14 आ गया यहाँ पर। उसके बाद माइनस को किससे कर रहे हैं, गुणा से, और यहाँ पर 20 है, और प्लस जो था अपना प्लस को कर रहे हैं डिवाइड, और 5, और इनटू को क्या कर रहे हैं -2। तो इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए 14/20, और 14/20 नहीं सॉरी 14 गुणा 20/5, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और 8 माइनस और -2, तो 5 चौके 20 और 14 चौके कितना हो जाएगा, 14 दूनी 48, 14 चौके 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 56 प्लस 8 हो जाएगा 64, और 64 में से कितना जाएगा 2, तो बचेगा हमारे पास 62। तो 62 जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमें सेकंड वाला दिख रहा है, 62 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 62 हो गया इसका राइट आंसर। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम कि क्या बोल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा था कि अपना कोडिंग और डिकोडिंग से पूछा जाता है, तो पूछ लिया इन्होंने। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, स्पीच को कोड किया है UNGCEF से। तो हमें स्टोलन का बताना है। तो स्पीच को सबसे पहले लिखेंगे तो SP और EE और C और H। तो स्पीच को क्या लिखा है इन्होंने, UNGCE और F। तो ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमें कोड निकालना है सबसे पहले, तो कि इन्होंने क्या लॉजिक लगा के कोड किया है। तो कोड करने के लिए सबसे पहले तो S का नंबर हमें पता होना चाहिए, और U का नंबर। तो U होता है 19 पे, सॉरी U होता है 21 पे, U अपना 21 पे, और S होता है 19 पे। तो यहाँ पे इन्होंने +2 कर दिया है फर्स्ट स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में जैसे देखेंगे हमारा P होता है 16 पे, और जो अपना N होता है वो होता है 14 पे। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में इन्होंने -2 किया है। थर्ड स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में +2, और उसके बाद फोर्थ में -2। मतलब इस प्रकार से चल रही है अपनी सीरीज, +2 -2 +2 -2 +2, इस प्रकार से ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, तो हम स्टोलन को भी ऐसे करेंगे, तो STOLEN। तो स्टोलन में यहाँ पे +2 करेंगे, और यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, और यहाँ पे -2। तो S आता है 19 पे, और 19 में 2 करेंगे ऐड, तो 21 हो जाएगा, और 21 पे U। उसके बाद T आता है 20 पे, और 20 में से 2 हटाएंगे तो 18 बचेगा, और 18 पे आता है R, और 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही चलेगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आता है अपना O 15 पे, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और 17 पे आएगा Q। तो Q यहाँ पे आ चुका है।
उसके बाद एल, एल आता है अपना 12 नंबर पे, 12 में से 2 घटाएंगे 10 और 10 पे आता है जे। इतना हमने चेक किया और सारे हमारे जो ऑप्शन है वो चले गए, ये वाला भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बचा रह गया खाली। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और भी ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टाइम बचाना होता है हमें एग्जाम में। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन और हमसे बोला जा रहा है कि इस जो आकृति दी गई है हमें उसमें ट्राइंगल्स की संख्या पूछी जा रही है, कितने त्रिभुज हैं टोटल। तो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए कितने क्या करना पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक आकृति पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक आकृति पता होनी चाहिए। इस प्रकार की आकृति मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपकी ये आकृति है कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग एडजस्ट करके मान के चलो। तो इस प्रकार की अगर आकृति बनती है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमसे अगर पूछी जाती है तो कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहले हम इन पर नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 और 4। तो 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 यहाँ पे जो टोटल त्रिभुज हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ट्रिक। तो टोटल त्रिभुज इसमें 8 बनने वाले हैं जो हमने अभी बना। तो ये वही वाली आकृति हो गई जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई है। ठीक है, तो इसमें बनेंगे टोटल अपने 8, क्योंकि 1 2 3 और 4 दूनी होते हैं 8, तो 8 ये बन गए। फिर उसके बाद ये एक बन गया 9 और ये एक बन गया 10 और एक बन गया ये वाला 11 और एक बन गया ये वाला 12। तो मतलब 8 + 4 कितने हो गए 12। तो जो टोटल त्रिभुज हैं वो हमारे बनने वाले हैं 12। तो 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 12 दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने और यहाँ पर भी नॉन वर्बल से पूछा गया है हमसे, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो अपने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको आपको जूम करके दिखाते हैं। तो अब देखिए हमने इसको देखा जैसे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आकृति आएगी, तो हमें दिख रहा है कि पहले में इसने किया है इस प्रकार से, तो अगले में इसने इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से, सॉरी आप लोग इसको थोड़ा सा इस प्रकार से। ठीक है, मान के चलो। तो मतलब जो इसमें मिरर इमेज टाइप का बना रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था मिरर इमेज में लेफ़्ट की चीज़ राइट हो जाती है और राइट की चीज़ लेफ़्ट हो जाती है। तो एल जो था अपना, जैसे एल इस प्रकार से नीचे वाले स्टेप में दिया गया है तो अगली स्टेप में इस प्रकार से हो जाएगा अपना, और इस प्रकार से हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दोनों हमारे चले गए वैसे ही। उसके बाद हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में देखिए जाहिर सी बात है इसमें इस प्रकार से आपको जो एक ट्राइंगल सा दिख रहा है और इस प्रकार से लाइन दिख रही है, लेकिन हमें पता लगाना है कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो अपना सी है उसको। तो सी हमने देखा तो ये ट्राइंगल कुछ ज़्यादा ही अपना सेंटर की ओर जा रहा है, सेंटर की बहुत पास है ट्राइंगल, लेकिन हमें जो सेंटर के ये वाले सारे के सारे सेंटर से दूर हैं, थोड़े इतने ही दूर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये सेंटर से दूर है और ये सेंटर की तरफ जा रहा है अंदर। तो ये वाला हो गया गलत। तो ये कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे डी किस ऑप्शन में है, तो डी हमारा डी ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे एक सीरीज फिर से दी गई है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि अपना कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक बताऊँ मैं। जैसे आपको अपने नंबर याद हैं किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के, कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, तो आप लोग इसको बड़े ही आसानी से कर दोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर आता है अपना 18 पे, उसके बाद पी आता है 16 पे, उसके बाद एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, पहली देखिए -2 कर रहे हैं, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2, तो अगली स्टेप में भी -2 होंगे नहीं। तो अगली स्टेप में जैसे ही -2 करेंगे तो एल आता है जैसे 10 पे, एल 12 पे आता है, और 12 में 2 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा जे आता है 10 पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। अब हम देखेंगे जे किस ऑप्शन में है शुरुआत में, तो जे हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें दिख रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पे किस्मत अच्छी थी तो सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, केवल ऑप्शन 1 बचा है जो कि हमारा हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे कि वोकैबुलरी शब्द दिया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता है इसके प्रयोग करके। तो सबसे पहले तो आपको इसकी सारी की सारी जो स्पेलिंग है अच्छे से पढ़नी है कि इसमें जो कौन कौन से लेटर दिए गए हैं, फिर उसके बाद हमें बनाना है कि क्या इसमें गलत है। तो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक की अच्छी बात नहीं है, तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो केबल है CAB और L और E, तो केबल में यहाँ पर
ई दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर जो वोकेबलरी है उसमें ई नहीं दिखाया गया है। ई नहीं दिखाया गया है तो वोकेबलरी में ई नहीं है, तो मतलब इसका प्रयोग करके यानी कि वोकेबलरी का प्रयोग करके केवल का जो शब्द है उसे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन, और जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक वेन डायग्राम बनाना है, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ महामारी, कोरोना वायरस और मधुमेह। तो यहाँ पर इसके बीच संबंध बताइए। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पर, और इसके बीच हमें संबंध बताना है। तो महामारी और कोरोना वायरस और मधुमेह। तो महामारी के अंदर जैसे कोई महामारी है अपनी है, कोविड-19 क्या था, तो कोविड-19 वायरस ही तो था और महामारी थी, तो महामारी के अंदर आ जाएगा अपना कोविड-19। और मधुमेह क्या है, मधुमेह जो डायबिटीज़ है वो सब अलग है थोड़ी, तो डायबिटीज़ हो गई अलग, और कोविड-19 और जो अपना महामारी है वो एक ही खाने में आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन जो अपना दिख रहा है सेकंड वाला, जो सेकंड है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि महामारी और कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बीच में तो संबंध है, लेकिन महामारी या फिर कोरोना वायरस या फिर जो अपना डायबिटीज़ है उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ कोई महामारी नहीं है कि क्योंकि सभी में नहीं फैलती है डायबिटीज़। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो अपना सेकंड वाला है वो राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे हम अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट ही है क्योंकि हम जीके अपना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट है अपना, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखिए दिया गया है ए, एम और डी का संबंध किससे दिया गया है, एफ ओ सी से। तो ए एम डी का संबंध एफ ओ डी से किस प्रकार से दे दिया है इन्होंने, तो देखेंगे हम जब इसको अच्छे से गुणा भाग करके जैसे तैसे, तो इसमें लगा है इन्होंने क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न लगाया है, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से क्रॉस किया है, उसमें +2 किया है। तो डी में जैसे +2 करेंगे तो एफ आएगा, यानी कि डी 4th नंबर पे आता है और 4th में +2 करेंगे तो एफ आ जाएगा। उसके बाद ए में जैसे 1 पे आता है और ए में दो जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, सी। उसके बाद एम आता है अपना 13 पे, और 13 में जोड़ देंगे अपने कितने, 2, तो 2 हो जाएंगे 15, यानी कि अपना ये आ जाएगा ओ। अब देखेंगे हम टी आर बी को, टी आर और बी। अब देखिए भी आएगा अपना पहले पे, तो भी अपना 22 पे आता है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, और 24 पे आता है एक्स। तो एक्स से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही चले गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अपना आर है, आर में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आर जैसे अपना 18 पे था तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20, तो 20 नंबर पे आता है टी। तो एक्स और टी, अब दोनों ऑप्शन में एक्स और टी दिख रहा है, लेकिन एक जो अपना लास्ट बचेगा उससे हमारा सही आंसर निकलेगा। अब देखिए टी आता है 20 पे, और 20 में हमने 2 जोड़े तो 22 हो गया, और 22 पे आ गया वी, तो एक्स टी वी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स टी वी। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी सारी वीडियोस पूरी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।